Namaskar and welcome to the State Council of Educational Research and Training. Students, this is the continuation of our examination series जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, उसके पैटर्न्स ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में चलिए हम लोग आज करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपको आते तो 100 हैं और अटेम्प्ट करना होता है 50, लेकिन आप कंफ्यूज्ड होते हैं बहुत सारे बच्चे कि किस तरह से कौन कौन सा सेलेक्ट करें आउट ऑफ 100, तो और कौन सा ज़्यादा इजी होगा और किस तरह से अटेम्प्ट करें। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हर ईयर, उसमें से मैंने कुछ आपके सामने लाया है और आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जिससे आपको कुछ मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ देखते हैं क्या रूल्स है और क्या आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। आपको जैसे पता है ये कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन ए में होते हैं। इन द सेक्शन ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और आपको उसमें से यू हैव टू आंसर ओनली 50 ऑफ देम। ये भी हमने पहले के क्लासेस में आपको बताया है कि जो 50 आप अटेम्प्ट करते हैं तो जो पहला 50 है वही आपका चेक होता है। तो हमेशा सबसे पहले आप क्या करें, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो आप डिसाइड कर ले, पूरा क्वेश्चन को एक बार 100 क्वेश्चंस को देख ले और डिसाइड कर ले कि आपको कौन से 50 करने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक देखे क्वेश्चन फिर उसको रंगने लगे, फिर दूसरा देखे रंगने लगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप डाउटफुल भी हैं और आपने अटेम्प्ट कर दिया, बाद में आपको 50 क्वेश्चंस के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं जो 55वां क्वेश्चन है या 60वां क्वेश्चन है वो मुझे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस क्वेश्चन में, तो अगर आप उसे अटेम्प्ट भी करते हैं तो चूँकि आप पहले 50 अटेम्प्ट कर चुके हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो आपका काउंट नहीं होगा। इसीलिए it's better to mark your 50 questions on your question paper and then start circling or darkening the OMR sheet। उससे क्या होगा कि आप जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट जिस पे हैं और जिसका आंसर आपको अच्छे से पता है उसी को आप सर्कल डार्कन करिएगा और फिर वही इवेलुएट होगा। तो आपको फिर इसके बाद परेशानी नहीं होगी कि मुझे तो ज़्यादा पता था अच्छे से ये और मैं कर चुका हूँ, अब क्या करूँ। तो you have to answer 50 of these questions. To answer these questions must be marked by darkening the corresponding circles on the OMR sheet. OMR sheet में ये भी डार्कन करते समय याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है, ग्रीन या रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। और जब आप सर्कल करते हैं तो आपको ध्यान इस बात की भी ध्यान रखनी है कि वो जो सर्कल है वो पूरा आप डार्क कर दें, आधा अधूरा सर्कल ना छोड़ें, सर्कल के बाहर आप डार्कन ना करें, क्योंकि इस तरह से जो अगर परफेक्ट वो डार्क सर्कल के अंदर डार्क नहीं हुआ हो, अगर ऐसा हुआ हो तो फिर वो जब इवेलुएट होगा तो वो इनवैलिड आंसर के रूप में चला जाएगा। तो जब डार्कन करते हैं उसके लिए भी आपके पास समय होना चाहिए और आप उसको बिल्कुल ही शांतिपूर्वक अच्छे से डार्कन करें। एक चीज़ का और वही जो मैंने अभी बताया कि ध्यान रखना है कि फर्स्ट सॉल्व ऑल 50 क्वेश्चंस। जो 50 क्वेश्चंस आपको पता है उसको आपको पहले सॉल्व कर लेना है एंड देन स्टार्ट डार्कनिंग द सर्कल्स। डूइंग दिस विल सेव योर टाइम एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल मार्किंग द OMR शीट। ऐसा कर लेने से क्या होता है कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब डार्कन कर रहे हैं, तो आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको डार्कन करने में आपका समय भी बचता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक बार क्वेश्चन पेपर पलटेंगे, फिर आंसर OMR शीट देखेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर, इससे ज़्यादा टाइम आपका डिस्ट्रॉय होता है, ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो वो पहले से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले फिर एक साथ सब डार्कन करें तो दैट सेव्स योर टाइम ऑल्सो। तो नाउ लेट्स सी किस तरह का क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है सेलेक्ट किया है कि जनरली क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स देख के होते हैं। तो इस तरह का कुछ पैसिव हैं, कुछ पैसिव वॉइस का या एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, या इस तरह का क्वेश्चंस होता है। तो मैंने मिक्स करके सारे क्वेश्चंस का कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपके सामने मैं लाई हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। यहाँ पे क्या करना है आपको, चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे हमको ऑक्सिलरी वर्ब चूज़ करना है।
तो यहाँ पे कौन सा ये जो ऑप्शन है वो सही होगा? ए है हैज़, बी शुड, सी डज एंड डी वुड है। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। यहाँ पे जैसा लग रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम ला सकते हो, तो यहाँ ला सकने में क्या होगा? हैज़ तो नहीं होगा, डज भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, तो आंसर अप्रोप्रिएट क्या है ऑक्सिलरी में? वुड होगा। तो वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। तो हम लोग आगे बढ़े इसके पहले बच्चों आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए साथ में और मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। इसीलिए मैं यहाँ पे जो आंसर है उसको ब्लैंक हमने छोड़ा है कि आप एक बार सॉल्व कर लीजिए उसको, फिर आप जब ये क्लास ख़त्म होगा तो कॉपी बंद कर दीजिएगा, फिर दूसरे पेज पे आप खुद का टेस्ट लीजिएगा कि आप कितना समझ पाए हैं और कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका राइज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। क्या होगा इसका आंसर? मुझे ये रिंग मिला जब मैं गार्डन में कुछ क्या कर रहा था, वो ऑप्शन है वो हम देखेंगे, क्या कुछ कर रहा था। तो वो पास्ट टेंस है ये कि ये मतलब उसको मिला, ए फाउंड पहले ही बता रहा है कि पहले उसे मिल चुका है ये, तो यहाँ पास्ट टेंस वाला हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन है वॉज डिगिंग, फिर बी है डिगिंग, सी डिग एंड डी हैड डग। तो यहाँ अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन, ये आंसर होगा। आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, दीज फ्लावर्स डैश स्वीट। ये फ्लावर्स बहुत ही, अब क्या है ऑप्शन क्या है? तो स्मेल का ऑप्शन है, तो सुगंध का। तो इसका भी हमें जो करेक्ट टेंस फॉर्म है वो देखना है। तो फ्लावर्स है, यहाँ पे प्लूरल है, तो जो अगर जो नाउन है या जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस नहीं लगता है। वेरी गुड। तो क्या होगा? दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। आप मेरे साथ साथ करिए, अगर आप सेंटेंस को पढ़ के पहले कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप और भी अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब। तो नेक्स्ट है, हाँ, तो इसका आंसर है दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ठीक है, अगला है, ही वॉज आउट ऑन पैरोल। वो पैरोल पे छोड़ा गया था उसको। तो पैरोल का मतलब क्या होता है जानते तो सभी हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा हमें मैच, हमारे जानकारी के अनुसार मैच करता है। तो क्या है इसका इंस्ट्रक्शन? क्या है? इंस्ट्रक्शंस जनरली ब्रैकेट में दिया हुआ है और दिया रहेगा और आपको उसके अनुसार अपने आंसर को चूज़ करना है। क्या बता रहा है इंस्ट्रक्शन? चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइंड वर्ड है पैरोल, उसका हमें सही मीनिंग बताना है। तो कांस्टेंट, प्लंज, बी है कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, सी है प्लंज और डी है टू टर्न इनटू स्टोन। तो यहाँ तो पैरोल जो है वो प्रिजनर से ही रिलेटेड है, हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी ऑप्शन होगा, सिंपल, कि ही वॉज आउट ऑन पैरोल। पैरोल मीन्स कुछ शर्तों पे किसी कैदी को रिलीज़ किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसे पैरोल बोलते हैं। नंबर 5, सुमित इज़ अ हार्ड डैश टू क्रैक। अब यहाँ पे क्या होगा? चूज़ द बेस्ट वर्ड। तो ये एक कहावत जैसा है कि उसको फोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं। तो इंग्लिश में यहाँ क्या होता है? हार्ड नट टू क्रैक। मतलब उसको हम जल्दी उसके विचार है या उसका जो भी डिसीज़न है उसको तोड़ के या उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो या फिर इस तरह से हम उसे मतलब फोड़ नहीं सकते एक तरह से। तो क्या होगा यहाँ पे? ये एक फ्रेज़ है, सुमित इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। बी होगा आंसर, नट। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। अब यहाँ देखने वाला चीज़ है कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। फॉर है, इनटू है, टू है, टुवर्ड्स है। तो ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, अभी ये टू कर्नाटका लिखेंगे या इनटू होगा? क्योंकि फॉर तो होगा नहीं, टुवर्ड्स तो होगा नहीं। आप लोग को भी कन्फ्यूज़न होगा इसमें कि टू होगा कि इनटू होगा। तो यहाँ कर्नाटका पूरा एक
आपको एक राज्य के बारे में बता रहा है। तो ये स्टेट जो है, स्टेट है तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, टू नहीं लिख सकते हैं। होता कि पटना, तो पटना में हम टू लिख उसके पहले लगा देते, ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से भी मान लो कि लिखता ही ड्रो फ्रॉम मुंबई टू पटना, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र इनटू कर्नाटका, कर्नाटका में वो एंटर कर गया था बिना रुके हुए, बिना रेस्ट के, तो आंसर यहाँ बी होगा, इनटू। नेक्स्ट है, मैंने कहा ना कि हर तरह का जो हर टाइप का क्वेश्चंस आता है उसमें से हमने कुछ कुछ चूज़ किया है, और बाकी आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। ये ग्रामर पार्ट है, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जो लिटरेचर पार्ट से भी क्वेश्चन आता है, 100 में लगभग अराउंड 60 क्वेश्चंस या 55 to 60 क्वेश्चन जो होता है वो ग्रामर का होता है, बाकी रेस्ट जो होता है वो लिटरेचर पार्ट से होता है। तो उसका भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसके लिए हमें देखना है कि आपके बुक में भी होता है, आपका जो रेनबो है पार्ट 1 या पार्ट 2, हर बुक में हर लेसन के बाद आपको स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज थोड़ा होता है। तो आपका तो किया हुआ है ये सब, तो आपको सही स्पेलिंग चूज़ करना है। तो ABCD आप देख सकते हैं, इसमें क्या होगा आंसर, सी वाला होगा। एग्जैजरेट, तो आंसर सी है, एग्जैजरेट। Choose the correct synonym of deny. Synonym means the word having a similar meaning. Antonyms क्या होता है, वो opposites होता है, लेकिन synonym है तो similar meaning वाला। तो deny का से मिलता जुलता मीनिंग क्या है, regain है नहीं, repair है नहीं, refuse है, reduce है, तो reduce भी नहीं है, तो आंसर होगा C, refuse। फिर है नंबर 9, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। एक वर्ड आपको डालना है, लिखना है, ये भी आपके बुक में हमेशा होता है। एवरी टाइम आफ्टर एवरी चैप्टर यू हैव दिस, गिव 1 वर्ड फॉर, और वो बेस होता है आपके लेसन से। तो जनरली ऐसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और आता भी है। तो क्या है ये बहुत मैनी वर्ड्स क्या है, जिसके लिए आपको एक वर्ड देना है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, फूल बेचने वाले को क्या बोलते हैं। नंबर ए फ्लोरिस्ट, नंबर बी स्कल्प्टर, नंबर सी रेडियो जॉकी, नंबर 4, नंबर डी अरेना। तो फ्लोरिस्ट इज द आंसर। फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, सिंपल। नेक्स्ट, आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। या तो मेरा शूज़ या तुम्हारा कोट हमेशा ज़मीन पे होता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि माई शूज़ है, कोट है, दो चीज़ है तो हम आर लगा दें। नहीं, आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आर, क्योंकि आइदर माई शूज़, या तो मेरे जूते या कोट, दोनों में से एक चीज़ ही होता है, तो इज़ ऑलवेज ऑन द फ्लोर, यहाँ इज़ होगा। तो आंसर 10 का होगा बी। फिर 11 है, दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये दिस गर्ल इज समझते ही हो इसका मीनिंग इंटेलिजेंट का। तो आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब सिनोनिम पूछ रहा है, कब एंटोनिम पूछ रहा है, वरना उल्टा ही आप ना कर दें। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट का ऑपोजिट आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, अगली होगा, इंडस्ट्रियस होगा, डल होगा या शार्प होगा। डल लिख सकते हैं हम लोग, सी होगा आंसर। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आ गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है स्पेलिंग करेक्शन करने वाला। तो सेमिनार, आप चारों में से देख सकते हैं, ए बी सी और डी में से सेमिनार बी जो है वो सही है। शी इज़ नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, वो एक प्रसिद्ध गायिका, वो लिखना है मुझे, हमें अ होगा, यहाँ पे डैश में क्या होगा, अ होगा, द होगा, एन होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, शी इज़ नॉट अ पॉपुलर सिंगर। नेक्स्ट है, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, पूछ रहा है, क्वेश्चन है, क्या होगा यहाँ पे आंसर, क्या तुम मेरे लिए कुछ मिनट दे सकते हो।
तो शुड यू नहीं, ये तो लग रहा है कि कंपल्सन है और हम पूछ रहे हैं उससे कि क्या तुम दे सकते हो, मस्ट भी नहीं होगा, मे तो नहीं ही होगा, तो क्या होगा, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या तुम अपने कुछ मिनट मुझे दे सकते हो, तो बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, कुड ही होगा। आप जब भी करें ये चीज़ ना, जब आप ऑब्जेक्टिव करें तो एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। आप पहले चारों को देख लें और लगे कि नो नो ये दिस इज़ द एप्रोप्रिएट वन, तो ही उसको सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि ए देखे उसी को टिक कर दिए। और ये अगर अब ए से ज़्यादा बढ़िया बेस्ट पूछता है ना कि कौन सा सबसे सही होगा, तो अगर बी हुआ तो चारों ऑप्शन को देखें, ये इसलिए नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा। ये इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेट करते जाए, लास्ट में आपको जो सही आंसर है वो बचेगा और इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शन को। मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। मिस्टर सिन्हा हमेशा ऑफन अक्सर दिल्ली जाते हैं बिजनेस ट्रिप्स पे, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, ऑफन है तो इज़ गोइंग नहीं होगा, हैज़ गॉन भी नहीं होगा, अक्सर जाते रहते हैं तो गोज़ ही होगा। तो मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज़ टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। नेक्स्ट है राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। इसमें क्या होगा, लास्ट ईयर वो कर चुका है, राजेश जो है वो कुछ पिछले साल कर चुका है। अब ये पास्ट टेंस में ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि लास्ट ईयर है तो ये पास्ट टेंस है, तो चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म। बाई तो होगा नहीं, फिर बाइंग होगा नहीं, विल बाई भी नहीं होगा, तो इसमें सब इस तरह से हमने एलिमिनेट किया और देखा कि बी जो है वो बच रहा है। तो क्या होगा आंसर यहाँ का, राजेश बॉट अ कार लास्ट ईयर। अगर यहाँ होता नेक्स्ट ईयर तो विल बाई हो जाता, तो इस तरह से लास्ट ईयर है तो बॉट ही होगा। माई शूज़ वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। माई यहाँ पे जो है, जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है सो टाइट, उसको आप उसका मीनिंग बताइए। तो अगर टाइट है तो क्या हो जाएगा, लूज़ तो होगा नहीं, और स्लैक या फिर रिलैक्स्ड ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे भी सेंटेंस देखेंगे हम लोग की, दैट आई कुड हार्डली वॉक, वो चल नहीं पा रहा था। तो क्लोज फिटिंग ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क डैश। अब यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ही होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कि इसके आगे डैश है तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ उसके बाद, लेकिन यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, कभी कभी मेरे पास होता है, या टू अटेंड टू होगा, या एट एनी रेट, या एट बेस्ट। तो सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एट टाइम्स और टू अटेंड टू में ज़्यादा सही, ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है टू अटेंड टू, तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नंबर 19 में व्हाट इज़ ही एंग्री, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। तो यहाँ हम देखेंगे ए बी सी डी में है अबाउट, बाय, इन और ऑफ, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किस लिए, किस कारण से वो एंग्री है, तो व्हाट इज़ ही एंग्री अबाउट, और तीनों में से कोई भी एडजस्ट नहीं होगा यहाँ। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब फिर से स्पेलिंग है तो क्या होगा, कमिट, तो बी होगा जो है वो स्पेलिंग सही है, बी का स्पेलिंग इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का जो करेक्ट सिनोनिम है वो आपको मतलब जो अदर वर्ड है, मीनिंग जो सिमिलर वर्ड है वो आपको चूज़ करना है। तो रेयरली, एंडलेस, सबमिट, ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, तो रैपिड ही है, रैपिड इज़ द करेक्ट आंसर। देन गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स, वो विज्ञान जिसमें हम जीव जंतु को, एनिमल्स के बारे में, पशुओं के बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्या है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, या जूलॉजी है। तो ये बॉटनी तो हमें पता है क्या है, वो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी में दोनों आ जाता है, जियोलॉजी तो नहीं ही है, तो आंसर डी जो है वो करेक्ट है, जूलॉजी, जो कि लाइफ ऑफ, साइंस ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स होता है जूलॉजी। नेक्स्ट 23, एन एस इज़ डैश डल एनिमल, यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल सही लेना है आपको। एन एस इज़
क्या होगा, अ होगा, द होगा, एन होगा, या कुछ भी नहीं होगा, नो आर्टिकल। तो डल है तो, और एक एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल्स नहीं लिखा हुआ है, और एन है यहाँ पे, तो अ डल एनिमल हम लोग लिखेंगे, अ डल होगा जो वो बेस्ट ऑप्शन है। ऑल बुक्स ऑन दैट शेल्फ डैश टू मी, यहाँ भी ध्यान देखिए एक बार और, हम लोग को ऐसे आया है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो ऑल बुक्स या बुक्स, सारे बुक्स, क्या होगा यहाँ, बिलोंग होगा, बिलोंगिंग होगा, बिलोंग्स होगा, या बिलोंग्ड होगा। तो चारों में से क्या होगा, ऑल बुक्स बिलोंग टू मी। दैट बुक बिलोंग्स टू मी होता अगर एक बुक होता तो, लेकिन यहाँ ऑल बुक है तो ऑल बुक्स belong to me. तो all books on that shelf belong to me. Number A is the correct answer. Next है, choose the correct sentence. I accept to that offer. I accept that offer. I accepting offer या I accept offered. तो यहाँ पे हम लोग आप भी ध्यान से देखिएगा, तो आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफ़र इज़ नॉट करेक्ट, आई एक्सेप्ट दैट ऑफ़र ये ज़्यादा सही है, ये सही है। तो आई एक्सेप्टिंग ऑफ़र इसका भी कोई मतलब नहीं है। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, दिस इज़ ऑल्सो नॉट मीनिंगफुल, कुछ मीनिंग इसका नहीं निकल रहा है। तो आई एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, मैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, ये सही है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्लीज़ डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। क्या है यहाँ, आपको क्या यूज़ करना है, चूज़ करना है यहाँ करेक्ट फ्रेज़। आपको जो सही फ्रेज़ है उसको सेलेक्ट करना है। क्या है, ऑप्शन ए है थिंक ओवर, ऑप्शन बी है टेक इन, सी है टेल अपॉन, एंड डी इज़ टेक ऑफ। तो प्लीज़ डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, कृपया मेरे प्रपोज़ल के बारे में दोबारा, क्या, तो दोबारा थिंक ओवर हो सकता है। प्लीज़ थिंक ओवर माई प्रपोज़ल वंस अगेन, मेरे प्रपोज़ल के बारे में एक बार फिर से सोचिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ही इज़ सिंपैथेटिक डैश द पुअर। क्या होगा इसका मतलब है कि वो गरीबों के प्रति उसे सहानुभूति होती है। ही इज़ सिंपैथेटिक, चुनिए। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सिंपैथेटिक टू द पुअर, वो गरीबों के लिए उनके मन में सहानुभूति है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ही डैश गो देयर रेगुलरली, हमेशा करता है, रेगुलरली, वो मतलब विदाउट फेलियर, रेगुलरली वो काम करते हैं। यहाँ पे बेस्ट करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, यूज टू होगा, शुड टू होगा, नीड टू होगा, कुड टू होगा। तो शुड टू तो नहीं होगा क्योंकि करना चाहिए ऐसा तो कुछ नहीं है, नीड टू ज़रूरत है ऐसा भी नहीं लग रहा है सेंटेंस से, कुड डू वो कर सकता था ऐसा भी नहीं है। तो क्या है यहाँ पे आंसर होगा यूज टू गो देयर रेगुलरली, वो वहाँ हमेशा जाया करते थे। आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पे यहाँ है कि उसका काम मुझे सेटिस्फाई किया, और यहाँ ये एक्टिव में है, आपको करेक्ट पैसिव वॉइस को चुनना है। तो इसमें जब अगले क्लासेस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने का क्या सबसे एक ट्रिक है। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर आप ग्रामर में घुस के और रूल्स को रटने लगेंगे तो आप बिल्कुल, आपको ठीक है रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसमें अटकने लग सकते हैं। आप करने लगेंगे तो आपको फिर लगेगा कि वो रूल कैसे था, वो याद करें पहले रूल को। तो रूल को याद करने से बेहतर आपके लिए एट योर स्टेज, अभी क्लास 12 में, आपको ट्रिक्स को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर ग्रामर के जो आपका ग्रामर का बुक होगा उसमें हर चैप्टर में कुछ जो दिया होता है एक्सरसाइजेज, आप उस एक्सरसाइजेज को करिए। कभी कभी क्या होता है प्रायः जो बुक्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल लिखा होता है, दिया होता है और लिखा होता है कि डू एज
अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल बनाया हुआ है नंबर, पहला नंबर, उसी तरह से आप बनाइए। आप उसको प्रैक्टिस उसी तरह से करिए और देखिए कि आप फिर अगर 2, 4, 5 ऐसे एक्सरसाइजेस बना लेंगे हर चैप्टर का, फिर आप कभी गलत होंगे ही नहीं। इसमें छोटा छोटा सिंपल ट्रिक्स है जो आप जान जाएंगे तो आपको गलती करने का कोई संभावना ही नहीं है। इसमें एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, द हंटर किल्ड द टाइगर, सिंपल सा सेंटेंस है ये। आप हर एक ग्रामर का जो लेसन है उसका एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए और फिर बाद में उसका जो एग्जाम्पल है और कैसे चेंज हुआ है वो याद रखिए और फिर बाद में उसी के बेस पर सारा अपना सॉल्व करते जाइए, हमेशा आप सही रहेंगे। तो जैसे द हंटर किल्ड द टाइगर, अगर ऐसे है, अगर सेंटेंस है तो इसका क्या होगा, एक्टिव है ये, तो पैसिव में क्या होगा, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। हमने यहाँ क्या देखा, जो सब्जेक्ट था वो चला गया ऑब्जेक्ट की तरफ और वाइस वर्सा हो गया। तो द हंटर किल्ड द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में है। तो यहाँ पे क्या है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव चूज़ करना है। सेटिस्फाइड मी, हिज वर्क, उसका काम सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शंस देखते हैं, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, I was satisfied by his work, I am satisfied on his work, I am satisfied by his work। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। His work satisfied me, I was satisfied with his work। तो ये आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। He was leaning dash a wall, लीन करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग किसी चीज़ को चेयर पे ही पीछे ऐसे बैठ के हम लोग उसको सहारा उसका लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं वी आर लीनिंग। तो लीनिंग किसी के सहारे, तो यहाँ पे वॉल है तो क्या होगा, अगेंस्ट द वॉल, बाय द वॉल नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, तो अगेंस्ट होगा। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ। तो इस तरह से हमने देखा ये कुछ सवाल जो थे कि ऐसे सवाल आते हैं, तो मैंने उसमें से कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप क्वेश्चंस था वो मैंने सेलेक्ट करके आपके समक्ष रखा है। और इस तरह के सवालों को मैं जैसे पहले अभी बताया मैंने कि आप क्या करें कि जो कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होते हैं हर चैप्टर का, उसको आप सॉल्व करें और अगर नहीं हो तो 2-3 साल का क्वेश्चंस लेके उसको, उसमें से आप जो ग्रामर पार्ट है उसको सॉल्व कीजिए और तब आप देखिए कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको ग्रामर का बुक लेके और जो रूल्स है उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जब सॉल्व करते हैं तो खुद ब खुद आप उसके आपका पकड़ उस पर बनते जाएगा और आप फिर देखिए कि ग्रामर से आपको बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा और बिल्कुल सही आप बनाते जाएंगे। जैसे प्रीपोजिशंस है वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, होता है, इस जैसे लास्ट वाला था, या फिर और भी हम लोग देखें एग्जाम्पल्स प्रीपोजिशंस का। तो इस तरह से मैं तो यही कहूँगी कि ग्रामर का कोई भी पार्ट जो है आप प्रैक्टिस करिए और इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड यू विल बी आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आप 50 में से जो ग्रामर का जितना सेक्शन है वो तो बिल्कुल कर लेंगे अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी जो हम लोग जो रेस्ट जो बचेगा, यानी कि जो 100 में से जो ग्रामर पार्ट है आपके लिए तो बढ़िया से हो गया और बाकी जो रेस्ट जिसमें लिटरेचर पार्ट भी होता है उसको मैं अगले क्लास में आपसे फिर से डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू।